हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ एफआरबी। हम लोग करने वाले हैं मौर्यन एम्पायर एंड पोस्ट मौर्य। ठीक है, तो पिछले लेक्चर हम लोगों ने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने महाजनपद देखे थे। कितने महाजनपद थे? टोटल 16। किस में मेंशन थे? अंगुत्तर निकाय में मेंशन थे, है ना। देखा था कि अब जो 40 जनपद मेंशन थे अष्टधाई की पनिनी में, जो कि एक संस्कृत ग्रामर का लिटरेचर था, हमने देखा था जनपद मेंशन थे, महाजनपद नहीं। और अंगुत्तर निकाय में 16 आपके महाजनपद मेंशन थे। वैसे भगवती जो सूत्र हैं, जो कि आपका जैन लिटरेचर है, उसमें भी आपके महाजनपद के बारे में मेंशन है, लेकिन सारे नहीं, कुछ। अब उनमें से एक महाजनपद था हमारा मगध। ये मैं आपको बैक स्टोरी समझा रहा हूँ सो दैट आप रिलेट कर सके, वहीं से स्टार्ट कर सके हम लोग, है ना। तो मगध एक महाजनपद था जो सबसे पावरफुल होकर इमर्ज हुआ। सबसे पहले हमने देखा कि ये इसने अंगा, जो इसके बगल में लोकेटेड था, जिसकी कैपिटल क्या थी? चंपा। ठीक है, अच्छा, एक महाजनपद की कैपिटल आप बताएंगे, एंड दैट इज़ मत्स्य। मत्स्य की कैपिटल क्या थी? ठीक है, तो इसको एक्वायर किया, धीरे 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 बाकी भी जो इसके आसपास के महाजनपद थे उनको एक्वायर कर लिया था। इसमें कौन कौन सी डायनेस्टीज़ का रूल रहा था अगर हम बात करें? जो मगध था, तो मगध में हमारी कुछ डायनेस्टीज़ का जो रूल रहा था वो था, सबसे पहले, ये सब हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो मगध में सबसे पहले तो आई थी हमारी हरनका डायनेस्टी। हरनका डायनेस्टी के पहले रूलर थे बिंबिसार, उनके बेटे थे अजातशत्रु, उनके बेटे थे उडाइन। फिर कौन सी डायनेस्टी आई थी हरंका डायनेस्टी के बाद? चुनागढ़ डायनेस्टी। एंड उसके बाद देखा था हमने कौन सी डायनेस्टी? नंद वंश या फिर नंद डायनेस्टी देखा था, जिसके फाउंडर कौन थे? जिसके फाउंडर थे महापद्मानंद, और लास्ट रूलर थे धनानंद, जिनके टाइम पे अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इंडिया में इन्वेजन किया था 326 बीसी में। बैटल ऑफ फिटाप्सस लड़ा था झेलम नदी के किनारे, जिसमें कि अलेक्जेंडर की जीत तो हुई थी, पोरस की हार हुई थी, बट जो अलेक्जेंडर था वो पोरस को उसकी टेरिटरी देके वापस लौट गया था अपने किंगडम में, और उसकी 3 साल बाद ही मृत्यु हो जाती है। खैर वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि कब उसकी मृत्यु होती है, लेकिन अब यहाँ से हम क्या पढ़ने वाले हैं कि नंद डायनेस्टी के बाद मैंने आपको बताया था कौन सी डायनेस्टी आई थी? मौर्य डायनेस्टी, जहाँ पे क्या हुआ था। अब यहीं से सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य। और अब देख सकते हैं कि अब आपको जो क्वालिटी है वो काफ़ी बेटर मिल रही होगी। जो पिक्सल्स थोड़े से बिखर रहे थे वो अब नहीं बिखर रहे होंगे। जो आप अगर प्रिंट आउट भी निकलवाते होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, एकदम क्लियर है अभी। एंड हिंदी में भी धीरे धीरे करके सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। माइंड मैप सारे अपलोड हो रहे हैं एक करके परमारसिसी टेलीग्राम पे, जहाँ पे आपको सारे माइंड मैप्स क्लास के मिलते हैं। तो बात अगर करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो इनको चंद्रगुप्त मौर्य जो फाउंडर थे मौर्य डायनेस्टी के, इन्होंने डिफीट किया था। इन्होंने हराया था किसको? इन्होंने हराया था धनानंदा को। चंद्रगुप्त मौर्य धनानंदा को जो डिफीट करते हैं वो कौटिल्य, जिनको कि हम विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य के नाम से जानते हैं, उनकी हेल्प से इनको डिफीट करते हैं इन द ईयर 322 बीसी। थोड़ा सा रिलेट करिए, 326 बीसी में आपका बैटल ऑफ फिटाप्सस लड़ा जाता है, 322 बीसी में। वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये डेट, मैं अगर आपको बता दूं कि ये कब मतलब हराया था धनानंदा को। बस ध्यान रखिएगा कि लास्ट रूलर था नंद डायनेस्टी का धनानंद, और उसको हरा के विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना करी। अब ये जो सारी चीज़ें हैं जो भी हम पढ़ने वाले हैं, तो इसके हमें सोर्सेज क्या है, मतलब कैसे हमें पता चलता है कि ये ऐसी ऐसी चीज़ें हुई? तो इसके सोर्सेज हैं कौटिल्य, चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त, जो कि एक ही लोग हैं। उनकी किताब है अर्थशास्त्र, जो 17 भागों में डिवाइडेड है। जैसे कि ऋग्वेद पढ़ते हैं 10 मंडल में डिवाइडेड है, तो ये 17 भागों में डिवाइडेड किताब है। इसमें काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जो हम बोल सकते हैं कि एक्चुअल सोर्स मिलता है, एक्चुअल जो रियल चीज़ें वो हमें यहाँ से पता चलती हैं। क्योंकि कौटिल्य या फिर चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त, इनके चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में यही तो प्राइम मिनिस्टर थे एक तरह से हम बोल सकते हैं। तो जो ये चीज़ बोलेंगे या फिर लिखा होगा इन्होंने अर्थशास्त्र में, वो काफ़ी हद तक सही होगी। विशाख दत्त की मुद्र राक्षस, जो कि गुप्ता पीरियड के टाइम पे लिखी गई थी। मगस्थनीज, जो कि एक ट्रैवलर था, ग्रीक ट्रैवलर था, जो कि इस चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल के दौरान आया था यहाँ पे। उसने किताब लिखी थी इंडिका। ये जो आपका मेगास्थनीज है, ये सेलिकस निकेटर, जो सेलिकस निकेटर कौन है? अलेक्जेंडर द ग्रेट का एक तरह से आप बोल सकते हो एक मिलिट्री कमांडर है। तो वो यहाँ पे सेलिसिड डायनेस्टी उसने यहाँ पे स्टैब्लिश करी थी, यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। तो उसी का ही एम्बेसडर था, जिसको कि भेजा था किसने? सेलिकस निकेटर ने भेजा था मेगास्थनीज को, जिसने किताब लिखी इंडिका। और हमारे कुछ जो बुद्धिस्ट लिटरेचर भी हैं, जैसे कि जातक टेल, जिसमें कि प्रीवियस लाइफ ऑफ बुद्धा और उनकी चाइल्डहुड यहाँ पे स्टोरीज़ हैं, दीपवंश, महावंश और दिव्यदान। तो ये सारे जो टेक्स्ट हैं सोर्सेज हमें प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मौर्य डायनेस्टी में किस तरह की कैसी सारी चीज़ें थी, जो हम पढ़ेंगे कि कैसी पॉलिटी थी, कैसे सोसाइटी थी, सारी चीज़ें। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेलिकस निकेटर को भी हराया था, और उसकी जो पुत्री थी, डॉटर थी हेलिना, उससे विवाह भी किया था, उससे मैरिज भी करी थी। ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, सेलिकस निकेटर का रोल कुछ यहाँ पे था नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में।
फिर अगर हम बात करें और अब इनका चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था, तो वो बिंदुसार था। ध्यान रखिएगा, जो बिंबिसार कौन था, बिंबिसार मगध में रूल करने वाली पहली डायनेस्टी हर्यंका के पहले रूलर थे बिंबिसार, जिन्होंने हमने देखा था कि जो अवंती के रूलर थे उनके लिए क्या भेजा था, जीवक जो कि एक फिजिशियन था उसको भेजा था जॉन्डिस ठीक करने के लिए, है ना। ये बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं, जो कि इनकी वाइफ दुर्धरा के साथ हुए थे बेटे, क्योंकि इनके दो विवाह हुए थे। एक तो हमने देखा ये हेलेना के साथ, लेकिन इससे पहले एक विवाह हुआ था दुर्धरा के साथ, ठीक है। तो दुर्धरा के साथ इनके बेटे हुए थे बिंदुसार। इनको अमित्रोकैट्स के नाम से भी जाना जाता है बाय द ग्रीक्स, एंड ही पैटर्नाइज अजीविका। अजीविका क्या है, तो अजीविका एक सेक्ट है फाउंडेड बाय मक्खाली गोसला, ठीक है। जो मक्खाली गोसल हैं उन्होंने इस पर्टिकुलर जो सेक्ट है उसकी स्थापना करी थी। मक्खाली गोसल कौन थे, ये महावीर जो 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उन्हीं के ही दोस्त थे। मतलब एक तरह से दोनों लोग साथ में गृह त्याग किए थे, लेकिन बाद में दोनों लोग के पाथ डिफरेंट हो गए। तो मक्खाली गोसल ने आजीविका सेक्ट जो है फाउंड किया। अब कहीं पे लिखा होता है पैटर्नाइज किया, दैट डजंट मीन कि उस धर्म को अपना लिया। उसको पैटर्नाइज किया मतलब कि उसको लेके अपने जो स्टेट ट्रेजरी होती थी उसको उससे फंड देना, ये सारी चीज़ें करना, वो होता था, उसको बोलते थे पैटर्नाइज करना। जरी नहीं कि उसी को ही पूरी तरह से वो फॉलो करते थे, ठीक है। आज पैटर्नाइज करने का मतलब है कि हाँ सपोर्ट था। देन इनके बेटे थे अशोक, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे अशोक, जो इस पूरे अगर हम बात करें जो पूरा आपका मौर्य एम्पायर था उसमें सबसे एक तरह से हम बोल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर हैं जिनके बारे में पढ़ना है अशोका। अशोका के टाइम पे ही सबसे ग्रेटर पार्ट ऑफ इंडिया जो है इनके अंडर में था। ही रूल्ड फॉर 12 ईयर्स, 12 साल तक इनका रूल रहा। कलिंग वॉर इन्होंने लड़ा 261 BC में। अब ये क्वेश्चन बनता है कि अपने कोरोनेशन के कितने साल बाद इन्होंने ये वॉर लड़ा, तो 8 ईयर्स आफ्टर हिज कोरोनेशन, 8 ईयर्स आफ्टर हिज कोरोनेशन। कोरोनेशन का मतलब है ताजपोशी, तो अपनी ताजपोशी के 8 साल बाद कलिंग वॉर लड़ा इन्होंने। 260 कलिंग कहाँ पड़ता है, जो प्रेजेंट डे उड़ीसा वाला रीजन है वहाँ पे पड़ता है ये। वही एक टेरिटरी थी जो कि बाकी रह गई थी, बाकी तो सब कुछ मतलब ज़्यादातर इंडिया जो है मौर्य डायनेस्टी के अंदर, मौर्य एम्पायर के अंडर में आ चुका था। कलिंग बाकी था जिसको कि अशोक ने कलिंग वॉर लड़ के वो कर लिया था अपने अंडर। अब सब कुछ हो गया, कुछ अभी एनेक्स करने को बचा ही नहीं, तो फिर इन्होंने क्या किया, बुद्धिज़्म के फिलॉसफी को अपना लिया, बुद्धिज़्म को अपना लिया, और इन्होंने बेरी घोषा को रिप्लेस कर दिया धम्म घोषा से। दैट मीन्स कि इन्होंने फिजिकल कॉन्केस्ट को गिव अप कर दिया। उन्होंने जो वॉर का एक तरह से या फिर वॉयलेंस का पाथ छोड़ के अभी पीस के पाथ में, यानी कि जो धम्म की बात होती है, तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था बुद्धिज़्म में त्रिरत्न क्या होते हैं, बुद्धा, संघा और धम्मा, ठीक है। बुद्ध, धम्मा और संघ, ये त्रिरत्न होते हैं। तो उसमें से धम्म दैट इज़ वो धर्म की बात करता है, तो उसके पाथ पे अभी चलने की उन्होंने बात कही। धम्म घोष जिसको बोलते हैं, कल्चरल कॉन्केस्ट जिसको बोलते हैं। और ये जो सारी चीज़ें इन्होंने अपनी फैलाई वो अपने डिफरेंट एडिक्ट्स के थ्रू फैलाई, जैसे कि रॉक्स में और पिलर्स में, जैसे चट्टाने हैं और पिलर्स में इन्होंने कुछ चीज़ें लिखवाई कि भाई जो किंग है, जो हमारे किंग अशोक हैं, वो क्या क्या चाहते हैं तुमसे, मतलब लोगों से, जनता से क्या क्या चाहते हैं, तो उनको इन रॉक और पिलर्स में लिखवाया गया, जिनको कि हम रॉक एडिक्ट या फिर पिलर एडिक्ट के नाम से जानते हैं। अब आप ये सुने होंगे या फिर नहीं सुने, तो आप सुन लीजिए कि रॉक एडिक्ट टोटल 14 हैं। अब इसका मतलब क्या है कि टोटल 14 रॉक एडिक्ट हैं। इसका मतलब ये है कि जो रॉक्स पाई गई उनमें 14 लाइनें पाई गई, मैक्सिमम 14 लाइनें, सब में 14 लाइनें नहीं कि भाई किसी में मान लो 5 लाइनें, 6 लाइनें, लेकिन मैक्सिमम 14 चीज़ें उन्होंने बता के गए थे, पहले दूसरा रॉक एडिक्ट, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि किस पर्टिकुलर रॉक एडिक्ट में कलिंग वॉर के बारे में मेंशन है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर नहीं लिखा होगा तो आई थिंक नहीं लिखा है, तो इस चीज़ को नोट कर लिएगा कि जो 13th रॉक एडिक्ट था उसमें कलिंग वॉर के बारे में मेंशन था, 13th वाले में, ठीक है। अब ये जो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स थे हमारे, अब मेजर रॉक एडिक्ट्स और माइनर रॉक एडिक्ट्स का मतलब क्या है, यूजुअली जो बड़े स्टोन्स में आपको बड़े रॉक्स में देखने को मिले एडिक्ट्स, और यूजुअली जो नॉर्दर्न पार्ट में देखने को मिले हमें, तो उनको मेजर रॉक एडिक्ट बोलते हैं। जो माइनर रॉक एडिक्ट हैं वो जो छोटे यूजुअली जो रॉक्स हैं उनमें, और सदर्न और सेंट्रल इंडिया में हमें देखने को मिले। अब सबसे पहले इसको डिसाइफर किसने किया था, पता किसने लगाया था कि ये भाई अशोक के इंस्क्रिप्शंस हैं। इस प्रिंसिप ने 1837 AD में इनको डिसाइफर किया था, पता लगाया था। इन टोटल एडिक्ट्स में अगर हम बात करें मेजर रॉक एडिक्ट्स में 3 लैंग्वेजेस और 4 स्क्रिप्ट्स का यूज़ होता है। लैंग्वेज और स्क्रिप्ट अलग होती हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं कि मान लो कि मैं अशोक लिखूं, ठीक है, तो मैं अशोक को ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, और अशोक को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। अशोक है क्या है, एक हिंदी वर्ड है अगर हम देखें तो, ठीक है, इसमें भी हिंदी और इसमें भी हिंदी है, बट यहाँ पे एक तरह से हमने स्क्रिप्ट अलग यूज़ की है।
है ना, सिंपल। जैसे मैं अगर लिखूं कि खाना, ठीक है, तो मैं खाना इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और जो व्हाट्सएप में पूछते रहते हैं किसी से कि उसने खाना खाया कि नहीं, तो ऐसे लिखते हैं आप, है ना। तो ये क्या है कि ये आपका लैंग्वेज तो सेम है हिंदी, बट जो स्क्रिप्ट है वो अलग अलग है। तो प्राकृत लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज और अरामिक लैंग्वेज का यूज़ हुआ। स्क्रिप्ट प्राकृत में यूज़ हुई थी ब्राह्मी एंड खरोष्टी। और हाँ, एक चीज़ और, आई थिंक गलती से या मैंने आपको बीच में जब पिछले या फिर से पिछले लेक्चर मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि टोटल क्लासिकल लैंग्वेजेस इंडिया में 6 थी, अभी 9 हो गई हैं। 3 एक्स्ट्रा जो ऐड हुई हैं पाली, प्राकृत और पर्शियन है। गलती से आई थिंक मेरे मुंह से संस्कृत निकल गया था, ठीक है। तो ये तीनों याद रखिएगा, ट्रिपल पी है, पाली, प्राकृत और जो आपकी पर्शियन है। ये तो अभी जो हमारे एस जयशंकर साहब गए थे ईरान की विजिट में, तब उन्होंने बताया था कि पर्शियन दैट इज़ जो फारसी है वो भी हमारी क्लासिकल लैंग्वेज होगी, ठीक है। फिर अगर हम बात करें जो ग्रीक लैंग्वेज है, उसमें ग्रीक स्क्रिप्ट का यूज़ हुआ। और अरामिक लैंग्वेज में अरामिक स्क्रिप्ट या अरामिक लैंग्वेज कहाँ पे देखने को मिलती है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। अशोक का नाम देवनामी पियादशी अशोक, देवों के प्रिय अशोक, ठीक है। ये हमें कुछ माइनर एडिक्ट्स में देखने को मिलता है। वो माइनर एडिक्ट्स हैं मस्की और गुज्जर और ब्रह्मगिरी और निट्टूर के। जहाँ पे अशोक का नाम देवनामी पियादशी अशोक मिलता है, तब पता चलता है कि अच्छा ये अशोक ने लिखवाए थे, ठीक है। तो ये मस्की कर्नाटका में, गुज्जर मध्य प्रदेश में, ब्रह्मगिरी और निट्टूर भी आपके कहाँ पे हैं? ये भी कर्नाटक में ही है, ठीक। तो ये पता होना चाहिए कि माइनर तो इंपॉर्टेंट नहीं उतने, मेजर पता होना चाहिए कि 14 हैं। किसमें कलिंग वॉर के बारे में मेंशन है, जैसे कि जो पहला वाला उसमें ये मेंशन था कि कोई एनिमल किलिंग नहीं करेगा, है ना, यानी कि जानवरों की हत्या नहीं होगी। ये चीज़ें मेंशन है। कोई लोग गैदरिंग नहीं करेंगे, फेस्टिवल गैदरिंग मतलब लोगों के एक दूसरे घर में नहीं जाएंगे, गैदरिंग नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी। तो 13th वाला इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। एंड ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अशोक का नाम देवनामी पियादशी अशोक कहाँ पे मिलता है। तो माइनर रॉक एडिक्ट है मस्की, गुज्जर, ब्रह्मगिरी और निट्टूर के। ये भी कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। अभी आते हैं पिलर्स पे। ये कुछ पिलर एडिक्ट हैं। पिलर एडिक्ट जैसे मैंने आपको बताया, जैसे रॉक है तो वैसे पिलर। अब जो पिलर होते हैं उसके कुछ पार्ट होते हैं, टोटल 7 पिलर एडिक्ट। अब 7 पिलर एडिक्ट का मतलब वही सेम चीज़ है यहाँ पे। दैट डजंट मीन कि 7 खंबे मिले, जैसे वैसे 14 कोई हमें रॉक्स नहीं मिली। 14 वो जो रॉक मिली काफ़ी सारी, उसमें मैक्सिमम 14 लाइनें लिखी हुई थी। अब इसी तरह ये पिलर एडिक्ट है, इनमें पिलर में भी कुछ लिखा हुआ था जो लोगों को फॉलो करना था, जो कि किंग उनसे चाहते हैं। तो अब जो पिलर होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इसको बोलते हैं शाफ्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं शाफ्ट। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड लोटस, ठीक है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड लोटस। इसको बोलते हैं अबैकस। और ये होता है कैपिटल, इसको बोलते हैं कैपिटल। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया सो दैट आपको पता चले कैपिटल क्या चीज़ है। तो कैपिटल उस जानवर का या फिर वो जानवरों का नाम है जो इस पर्टिकुलर अबैकस के ऊपर रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। टोटल 7 देखने को मिले पिलर एडिक्ट। प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ हुआ इन ब्रह्मी स्क्रिप्ट। दिल्ली टोपरा पिलर एडिक्ट, इट इज़ दी ओनली पिलर जिसमें कि 7वां एडिक्ट है, वो 7वां, ठीक है। टोटल 7 है ना, मैंने बताया। तो 7 लाइन है, तो जो 7वीं लाइन है वो मात्र सिर्फ दिल्ली टोपरा वाले में ही मिली। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस सुन लीजिएगा थोड़ा सा। लौरिया अराज और लौरिया नंदगढ़, ये कहाँ पे है? बिहार में है ये पिलर। और अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स और उनकी कैपिटल, तो रामपुरवा में एक बुल मिला, ठीक है। रामपुरवा में जो रामपुरवा वाला था, रामपुरवा वाला, जरा कमेंट बताइए रामपुरवा कहाँ पड़ता है। तो रामपुरवा में जो हमें मिला ये पर्टिकुलर पिलर, उसमें जो कैपिटल थी वो बुल है। और ये हमारा रखा हुआ है पार्लियामेंट नहीं, प्रेसिडेंट हाउस में। प्रेसिडेंट हाउस जो है उसके सामने ही रखा हुआ है, करेक्ट होके मिलेगा आपको माइंड मैप। एलिफेंट भी देखने को मिला। जैसे एलिफेंट पता है कहाँ पे देखने को मिला? संकस्सी में, ठीक है, संकस्सी में आपको देखने को मिला एलिफेंट। लायन देखने को मिला वैशाली में। लायन ही आपका देखने को मिला कहाँ? लौरिया अराज और लौरिया नंदगढ़ में, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये है सारनाथ का पिलर एडिक्ट। इसमें क्या है? इसमें टोटल आपके यहाँ पे 4 लायंस हैं। क्या है? 4 लायंस, यहाँ पे आपको देखेंगे 4 लायंस। और यहाँ पे जो अबैकस है, यहाँ पे एक व्हील है, और यही तो ही है हमारा क्या, हमारे देश का नेशनल एम्बलम। 24 जनवरी 1950 को इसको एक अडॉप्ट किया गया था एज द नेशनल एम्बलम ऑफ आवर कंट्री, है ना। तो ये क्या है आपका? ये है वो वही जो धर्म चक्र परिवर्तन हम पढ़ते हैं, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, जो बुद्ध जी ने पहला अपना वो दिया था, उपदेश दिया था, उसको हम व्हील से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कौन कौन से आपको जानवर देखने को मिले? आपको ऑक्स, ठीक है, ऑक्स दैट इज जिसको हम बोलते हैं बैल। ऑक्स के अलावा हमें यहाँ पे हॉर्स भी देखने को मिलेगा, ठीक है, हॉर्स।
एलिफेंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये एलिफेंट है, एंड लायन, तो लायन यहाँ पे भी, और सब जो है ये एक व्हील, जैसे इसके बाद एक व्हील होगा, इसके पहले एक व्हील होगा, तो सब व्हील से सेपरेटेड है। और ये चार दिशाओं को दिखा रही हैं, किसको दिखा रहे हैं, चार जो हमारी डायरेक्शंस हैं उनको दिखा रहे हैं। जैसे ये आपका ऑक्स है जो ईस्ट डायरेक्शन को, ये वेस्ट को, ये नॉर्थ को, ये साउथ को, इस तरह से ये शो केस कर रहे हैं चार डायरेक्शंस को। ठीक है, क्लियर यहाँ तक हो गया आपका। अब कुछ इम्पॉर्टेंट केव्स जो कि यहाँ पे अशोक के द्वारा यहाँ पे बिल्ड की गई फॉर दी बुद्धिस्ट, ठीक है, एंड दीज आर बराबर हिल केव्स जो कि बिहार में है, बिल्ड बाई अशोका फॉर बुद्धिस्ट। लोमस ऋषि केव बिहार में है, नागार्जुनी केव आपके बिहार में है बाई दशरथ जो मौर्य थे उनके द्वारा बिल्ड की गई, जो अशोक के पोते ही थे। ठीक है, अब अगर हम बात करें अशोक की तो सारी बातें हो गई। लास्ट रूलर ध्यान रखिएगा इस पर्टिकुलर पूरी डायनेस्टी में, यानी कि जो पूरा आपका मौर्यन एम्पायर था उसमें जो लास्ट रूलर था उसका नाम था बृहद्रथ। और बृहद्रथ को किसने हराया था, पुष्यमित्र शुंग ने हराया था, जिसने कि शुंग वंश की स्थापना करी थी। वो अभी हम देखेंगे पोस्ट मौर्य में। बट बिफोर दैट हम ये सारी चीज़ें देख लेते हैं, ऑफिसर कौन कौन से थे और इनके टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा कैसा था। ठीक है, अच्छा ओरिजिन यहाँ पे मैंने आपको नहीं बताया, थोड़ा देख लीजिए कि ये जो मौर्य डायनेस्टी है, फिर मौर्य एम्पायर है, फिर चंद्रगुप्त मौर्य का ओरिजिन बताया जाता है कि ये विशाल या फिर कुलहीन, इनका कोई कुल ही नहीं था, या फिर ये लोअर क्लैन से बिलोंग करते थे। ऐसा मुद्र राक्षस में लिख के गए हैं कौन, ये लिख के गए हैं विशाख दत्त। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, इस चीज़ को नोट करिएगा कि किसने ये मुद्र राक्षस लिखी है, तो विशाख दत्त ने लिखी है, ये विशाख दत्त ने। जूनागढ़ जो रॉक इंस्क्रिप्शन है उसमें इनको वैश्य बताया गया है। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन गिरनार हिल गुजरात में आपको देखने को मिलेगा, अभी पढ़ेंगे। रुद्र दमन से एसोसिएटेड है। रुद्र दमन कौन है ये अभी हम आगे देखेंगे जब शाकास पढ़ेंगे, शाकास के बारे में पोस्ट मौर्य में। ठीक है, इसी लेक्चर में। तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सप्तांग थ्योरी दी गई थी, 7 एलिमेंट्स टू रूल बाई कौटिल्य सप्तांग थ्योरी दी थी उन्होंने कि एक भाई किंग होगा जिसको राजा बोला जाता है, सेक्रेटरी को अमत्य, टेरिटरी को जनपद, फोर्ट को दुर्ग। मतलब ये यहाँ पे बताया गया है कि ये 7 एलिमेंट्स हैं रूल करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है सप्तांग थ्योरी। तो ये राजा का मतलब किंग होता है, अमत्य का मतलब सेक्रेटरी, जनपद मतलब टेरिटरी, दुर्ग मतलब फोर्ट, कोश मतलब ट्रेजरी, सेना का मतलब आर्मी और मित्र का मतलब फ्रेंड्स। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सप्तांग थ्योरी किसने दी थी। 2 तरह के यहाँ पे कोर्ट्स की बात हुई है, एक तो है आपका सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट, जैसे आज भी होते हैं। सिविल मतलब जैसे सिविल केसेस नहीं होते हैं, जैसे जो मान लो कि डाइवोर्स वाले हो गए, टैक्स वाले हो गए, तो ये सब क्या होते हैं, सिविल होते हैं। ठीक है, क्रिमिनल क्या होते हैं, जैसे कि चोरी, डकैती, मार, ये सब है ना, हत्या, ये सब क्रिमिनल में आते हैं। तो सिविल जो कोर्ट था उसको बोलते थे धर्मास्थीय न्यायालय, और इसको कौन गवर्न करता था, व्यवहारिका गवर्न करता था। धर्मस्थीय न्यायालय, न्यायालय कोर्ट है तो न्यायालय होगा, ये भी न्यायालय है। ये धर्म स्थीय न्यायालय है, ये कंटक शोधन न्यायालय है। इसको कौन देखता था, इसको देखता था प्रतिष्ठा। ठीक है, कौन किसको देखता था थोड़ा ध्यान रखिएगा। सोसाइटी की अगर बात करें 4 वर्णों में डिवाइडेड थी, लेकिन मेगास्थनीज अपनी इंडिका में लिख के गया था 7 वर्णों में, 7 वर्णों में डिवाइडेड थी सोसाइटी, लेकिन ये बात गलत थी। 7 में नहीं थी, 4 में थी, वो हम सबको पता है, ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। इसने बोला कोई स्लेवरी नहीं थी, ये भी बात गलत है, स्लेवरी तो थी। वेमेन ऑक्यूपाइड हाई पोजीशन इन आर्मी। टैक्स 1/4 to 1/6 लगता था। ठीक है, और इसको के नाम से जानते थे, किसके नाम से, भाग ये होता था, जो या तो 1/4 या तो 1/6 देना पड़ता था टोटल, जितना एक तरह से लैंड रेवेन्यू है। ठीक है, लैंड रेवेन्यू का। ठीक है, ये लैंड रेवेन्यू टैक्स था। और भी टैक्स थे जैसे कि जो बाली था, बाली टैक्स मैंने आपको पढ़ाया था कि अर्ली वैदिक एज में इसका जन्म होता है, बाली का अर्ली वैदिक एज में आता है ये। तब क्या था, तब ये वॉलेंट्री ऑफरिंग हुआ करती थी, मैंडेटरी नहीं थी। फिर तुम्हें पढ़ाया था लेटर वैदिक एज में ये मैंडेटरी बन गई। इस पर्टिकुलर दैट इज़ मौर्यन एम्पायर में ये फिर से वॉलेंट्री बन गई थी, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं था, मैंडेटरी नहीं था। और यहाँ तक कि लुम्बिनी वाले जो लोग थे उनको तो देना भी नहीं होता था। जो लुम्बिनी क्यों, क्योंकि लुम्बिनी में ही जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, इसलिए थोड़ा सा। ठीक है, ये हुआ था अशोक के टाइम पे। एंड देन उसके बाद गुप्ता के टाइम पे हम देखेंगे कि फिर से ये मैंडेटरी हो जाएगा जो बाली है। तो ये बाली चलता रहता है, लास्ट में जाके जब ये मुगल्स वगैरह आते हैं तब इसको फाइनली ख़त्म करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो बाली ये हो गया, भाग आपको पता हो गया। ऐसे ही एक होता था वाटर टैक्स जिसको बोलते थे उदक भाग। उदक भाग क्या होता था, ये वाटर टैक्स हुआ करता था, इट वॉज अ वाटर टैक्स। ऐसे ही एक लगता था टैक्स सेना भक्तम, सेना भक्तम, ये उन पे टैक्स लगता था। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी गांव से जहाँ से आर्मी जाएगी तो उनको कुछ पैसा या फिर टैक्स देना पड़ेगा, उसको बोलते थे सेना भक्तम। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और एक और वैसे तो टैक्स होता था जिसको बोलते थे कर। कर लगता था जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ करता था उसमें,
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में लगा करता था कर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बट बाली और जो भाग हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एंड पोर्ट्स यहाँ पे जो हमें देखने को मिलते हैं, बंदरगाह जो देखने को मिलते हैं वो क्या है, बंदरगाह वेस्टर्न साइड में है आपके भरूच और सुपारा, और ईस्टर्न साइड में, ठीक है, अपने नाला सुपारा करके महाराष्ट्र में जगह भी सुनी होगी, तो उससे आप रिलेट कर सकते हो। भरूच और सुपारा, और ईस्टर्न साइड में ताम्रलिप्ति, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। तो ये पोर्ट्स के नाम भी, बंदरगाह के नाम भी याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं कुछ ऑफिसर्स के नाम, जैसे कि चीफ ट्रेजरी ऑफिसर कौन हुआ करता था, तो कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू कौन कलेक्ट करता था, समहार्ता कलेक्ट करता था। उस रेवेन्यू को जहाँ रखा जाता था ट्रेजरी, उसकी रक्षा जो करता था उसका नाम था सानिदाता। तो ही वॉज द कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू समहार्ता, और चीफ ट्रेजरी ऑफिसर था सानिदाता। गोपा कौन था, गोपा वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग दी अकाउंट, जो बुक्स होती थी उनको मेंटेन करने का काम होता था। अकाउंटेंट जनरल होता था अक्षय पटेल। रिस्पॉन्सिबल फॉर सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वॉज नगर का। सीता अध्यक्ष कौन होता था, एग्रीकल्चर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता था। ऐसे करके याद कर सकते हैं कि भाई जो सीता जी जो थी वो एग्रीकल्चर देख रही थी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसलिए सीता जी एग्रीकल्चर देख रही थी, ठीक। और बात फिर आगे करें, संस्था अध्यक्ष ये क्या था, रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्केट, मार्केट के लिए रिस्पॉन्सिबल था। वहाँ की ऐसे याद कर सकते हो कि संस्था, यानी कि थोड़ी सी संस्था देखना मार्केट की, कि भाई सारी चीज़ें ठीक है कि नहीं है, व्यवस्था देखना कि मार्केट में सब ठीक है कि नहीं, संस्था अध्यक्ष। नाव अध्यक्ष, नाम में ये नव नव मत पड़ेगा, इसको नाव पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएगा कि भाई रिस्पॉन्सिबल फॉर शिप। शुल्क, हम आज भी टैक्स को शुल्क ही बोलते हैं ना, शुल्क। तो ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर टोल टैक्स कलेक्ट करने का काम होता था किसका, शुल्क अध्यक्ष का। एंड टू चेक धम्म इज बीइंग फॉलोड और नॉट, ये अशोक ने, क्योंकि अशोक ने ही तो धम्म घोष फॉलो किया था, अशोक ने ही तो धम्म घोष फॉलो किया था। क्योंकि अगर आपको याद हो सर, तो मैंने बताया था जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य तो जैनिज्म धर्म को अपना लिए थे, चले गए थे श्रवण बेलगोला साउथ इंडिया में, कर्नाटका में। वहाँ पे श्रवण बेलगोला में इन्होंने क्या किया था, सल्ले खाना परफॉर्म किया था, अपने प्राण त्याग दिए थे। इनके बेटे बिंदुसार ने आजीविका सेक्ट को थोड़ा सा पैटर्नाइज किया था, और इन्होंने अपनाया था किसको, बुद्धिज्म धर्म को। तो इसीलिए धम्म कॉन्सेप्ट तो अशोक के टाइम पे ही आता है ना, तो इन्होंने धम्म महामात्रा जो है अलग से एक ऑफिसर अपॉइंट कर रखा था कि वो फॉलो कर रहा है कि सारी चीज़ें नहीं फॉलो कर रहा है। बिफोर मूविंग फॉर मेगास्थनीज की अगर बात करें, तो मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग जो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन था वो 6 कमिटीज़ में डिवाइडेड होता था, 5 मेंबर ईच। और आर्मी भी 6 कमिटीज़ में डिवाइडेड होती थी, जिसमें कि हर कमिटी में 5 मेंबर्स होते थे, ऐसा मेगास्थनीज का कहना था। अशोक ने, ध्यान रखिएगा, अशोक ने यहाँ पे कहीं ना कहीं तो लिखा ही होना चाहिए, एक सेकंड में देख लेता हूँ, नहीं लिखा है तो मैं लिखवा देता हूँ कि इन्होंने अपने बेटे और बेटी को सीलोन भेजा था। सीलोन मतलब श्रीलंका। चलिए, आई थिंक नहीं लिखा है, ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलग से कि इन्होंने जो अपनी बेटी और बेटे का नाम था महेंद्र, ठीक है, और बेटी का नाम था संघमित्रा, ठीक है, संघमित्रा, इनको भेजा था कहाँ पे, इनको भेजा था सीलोन। सीलोन श्रीलंका का पुराना नाम है। टू एक तरह से एक्सपैंड क्या, बुद्धिज्म धर्म को का प्रचार करने के लिए इन दोनों लोगों को भेजा गया था सीलोन, दैट इज श्रीलंका में। ये चीज़ें हमारी होती है मौर्यन एम्पायर वाली ख़त्म। अभी आते हैं पोस्ट मौर्य पे, ये हमारा पोस्ट मौर्यन एम्पायर। अब जैसे मैंने आपको बताया कि बृहद्रथ लास्ट रूलर था मौर्य डायनेस्टी का, इसकी हत्या करी थी पुष्यमित्र शुंग ने। जो शुंग वंश था द स्टॉन्च फॉलोअर ऑफ ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणिज्म को बहुत फॉलो करते थे ये, ठीक है, ठीक है। जो पुष्यमित्र शुंग था एकदम कट्टर ब्राह्मण, ठीक है। कैपिटल इनकी थी विदिशा, मध्य प्रदेश जो प्रेजेंटली पड़ता है। हिंदुइज्म वही ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे। पैटर्नाइज किया था बुद्धिज्म, दैट डजंट मीन कि, ठीक है, ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे बट बुद्धिज्म को ही पैटर्नाइज किया था। जो भरूच स्तूपा देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में, उसमें जो तोराना है, जो आपको गेटवे देखने को मिलेंगे रेलिंग्स, वो इन्होंने बनवाई थी शुंग डायनेस्टी ने। इनके बेटे का नाम था अग्निमित्र। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इनके कंटेम्प्रेरी थे पुष्यमित्र शुंग के, कौन कंटेम्प्रेरी थे, पतंजलि, जिन्होंने कि महाभाष्य लिखी थी, पता होना चाहिए आपको, आपको पता होगा, ठीक है। इन्होंने ही क्या लिखी थी, महाभाष्य। बात अगर करें, अग्निमित्र इनके बेटे का नाम था, ठीक है। और मालविका अग्निमित्र एक किताब लिखी थी, किसने, कालिदास जी ने। वो अग्निमित्र और मालविका की लव स्टोरी पे बेस्ड थी ये। महाभाष्य मैंने आपको बता चुका हूँ। देवभूति की अगर बात करें, लास्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वासुदेव ने इनको मारा और कन्वा डायनेस्टी की स्थापना कर डाली। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पुष्यमित्र ये फिर शुंग डायनेस्टी लार्जर पार्ट को कंट्रोल कर रही थी, रीज़न बीइंग क्योंकि मौर्य डायनेस्टी लार्जर पार्ट को कंट्रोल कर रही थी इसलिए। लेकिन जैसे अब यहाँ से
कन्वर्ट डायनेस्टी आती तो श्रिंक कर जाती, और कन्वर्ट डायनेस्टी सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट में सिमट के रह जाती, तो कोई बहुत बड़ी, कोई बहुत प्रोफाउंड डायनेस्टी नहीं थी, बहुत प्रोफाउंड रूलर्स नहीं थे जिनके बारे में पढ़ना हो। बस वासुदेव फाउंडर याद थे, कैपिटल ठीक है याद रहे तो ठीक है, पाटलिपुत्र थी, बट फाउंडर ध्यान रखिएगा कौन थे, वासुदेव थे, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। अब बढ़ते हैं सातवाना डायनेस्टी। थोड़ा सा मैप दिखा देते हैं पहले आपको। यहाँ पे थे पूरे, आप देख पा रहे होंगे ये शुंगा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं आपकी कन्वर डायनेस्टी, ठीक है। कन्वर डायनेस्टी थोड़ा सा सिकुड़ जाती मगध तक में ही, और यहाँ पे है सातवाना एम्पायर। कहाँ पे, जो प्रेजेंट डे महाराष्ट्र वाला रीजन पड़ता है ना, वहाँ पे सातवाना डायनेस्टी, प्रेजेंट डे जो महाराष्ट्र वाला रीजन है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कैपिटल क्या थी, पैठान या फिर प्रतिष्ठान। सिमुक सातवाहना इसके फाउंडर थे, सिमुक। इन्होंने सबसे पहले लेड कॉइन्स बनाना स्टार्ट किया, यानी कि जो इसको बोलते हैं शीशा हिंदी में, तो इसके कॉइन्स बनाना इन्होंने सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया था। गौतमी पुत्र सतकर्णी इसके वन ऑफ सबसे ग्रेटेस्ट रूलर में से एक थे। इन्होंने क्षत्रप नहापना को हराया था, जो कि एक साकर रूलर थे। इन्होंने भी ब्राह्मणिज्म को एम्ब्रेस किया, यानी ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे, बट ऐसा नहीं है बाकी धर्मों को पैटर्नाइज नहीं किया, बिल्कुल इन्होंने पैटर्नाइज किया। अभी हम देखेंगे इन्होंने बहुत सारे चैत्य और विहार बनाए बुद्धिस्ट के लिए। अभी चैत्य विहार क्या होते थे, रिकॉल करिए। चैत्य जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग या फिर बुद्धिस्ट मंक प्रेयर करते थे, विहार जहाँ पे ये लोग रहते थे, तो इनको बनवाया गया रॉक से कट करके, ठीक है। तो दैट मीन्स कि बुद्धिज़्म को भी पैटर्नाइज किया, भले ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे। पैट्रियार्कियल थे और मैट्रिलियन थे, ये कैसी बात हुई। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो थ्रोन में बैठता था, सिंहासन में, वो बेटा ही बैठता था, बेटी नहीं। लेकिन ये लोग अपने नाम में अपनी माता का नाम लगाते थे, जैसे गौतमी पुत्र, गौतमी का पुत्र है ये सतकर्णी, ठीक है। तो मैट्रिलिनियन का मतलब मम्मी का नाम, और पैट्रियार्कल का मतलब है कि बेटा बैठेगा थ्रोन पे। स्टार्टेड द प्रैक्टिस टू डोनेट द लैंड टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मंक्स। तो ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट मंक दोनों को ही लैंड डोनेट करते थे ये, और इन्होंने इस प्रैक्टिस को स्टार्ट किया। अजंता एलोरा की जो केव्स बिल्ड हुई, इन्होंने ही स्टार्ट करवाया था बिल्ड करवाना। बाद में मेन तो अजंता में तो मेन उन्होंने ही काम करवाया था, बाद में एलोरा में भी थोड़ा काम करा, और उसके बाद राष्ट्रकूटर जब हम डायनेस्टी पढ़ेंगे, फिर राष्ट्रकूट डायनेस्टी पढ़ेंगे, तब अगेन हम अजंता एलोरा के बारे में पढ़ेंगे। अजंता मेनली बुद्धिस्ट केव्स हैं यहाँ पे, और एलोरा की अगर बात करें तो यहाँ पे मतलब हिंदुइज़्म के लिए भी हैं केव्स, बुद्धिस्ट के लिए भी हैं, एंड जैन्स के लिए भी हैं एलोरा में, ठीक है। दोनों कहाँ पे हैं आपकी, ये औरंगाबाद जो पड़ता है, जो पहले औरंगाबाद होता था महाराष्ट्र में, बट अभी वो संभाजी नगर हो चुका है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। स्तूपा की अगर बात करें, अमरावती और नागार्जुना कोंडा जो आपको स्तूपा है आंध्र प्रदेश में, वो भी इन्होंने ही बिल्ड करवाया था। दैट मीन्स कि इन्होंने बुद्धिज़्म को भी पैटर्नाइज किया था, प्राकृत लैंग्वेज को यूज़ करते थे। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या, इन्वेजन्स फ्रॉम दी सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया से हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, इन्वेजन्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो जिस टाइम पे यहाँ पे सातवाना थे, कनवा थे, उसी टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए हमारी एक सेलिसिड डायनेस्टी थी, जिसके बारे में मैं आपको पढ़ा रहा था, सेलिकस निकेटर, वही वाली डायनेस्टी जिसकी बेटी हेलिना से चंद्रगुप्त मौर्य शादी किए थे। तो यहाँ पे वो वीक हो रहा था नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। मौर्य तो चले गए थे, तो मौर्य के जाने के बाद से यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है वीक हो रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे सेंट्रल एशिया से इन्वेजन्स स्टार्ट हो गए थे हिंदू कुश माउंटेन रेंज के अलॉन्ग। तो जो पहले इंडिया मतलब इन्वेजन किया, फिर इंडिया में एंटर किए, उनका नाम था ग्रीक्स। मोस्ट फेमस या फिर इनके इंपॉर्टेंट रूलर का नाम था मियांडर या फिर मिलिंद के नाम से जानते हैं। किताब लिखी एक मिलिंद पन्हो, किसने, नागसेन ने, जहाँ पे ये बताया कि किस तरह से नागसेन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं मियांडर या फिर मिलिंद, और नागसेन उसके जवाब दे रहे हैं, जिसकी वजह से मिलिंद ने बुद्धिज़्म धर्म को अपना लिया। दे वर फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस दी गोल्ड कॉइन, पहले इन्होंने सबसे पहले गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस किया। दे वर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस कॉइन्स एट्रीब्यूटेड टू किंग्स, यानी कि जिसमें राजा की फ़ोटो बनी होती थी, ये सबसे पहले इंडो ग्रीक्स ने किया। हेलेनिस्टिक आर्ट इन्होंने, हेलेनिस्टिक का मतलब होता है जब हेलेनिस्टिक पीरियड, उस पीरियड को बोलते हैं जब अलेक्जेंडर की डेथ हो जाती है 323 BC में, उसके बाद को, ठीक है। तो गांधार आर्ट आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, उसको इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, किसने, ग्रीक्स ने। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक थोड़ा सा डायग्राम समझिए, जो यहाँ पे मैंने लगा रखा है, इसीलिए लगा रखा है सो दैट थोड़ा सा क्लैरिटी डेवलप हो कि उस टाइम पे सातवाना यहाँ पे थे, कनवा, ठीक है। और यहाँ पे एक और डायनेस्टी थी, अभी देखेंगे, जिसको लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, छेदी सिंह की डायनेस्टी थी यहाँ पे, ठीक है। और छेदी की हमने देखा था, एक हमारा महाजनपद था जिसकी कैपिटल क्या थी, बांदा थी, है ना। तो छेदी उससे रिलेट मत करिएगा, ये छेदी डायनेस्टी थी, और इसका एक इम्पॉर्टेंट या फिर एक ही इम्पॉर्टेंट रूलर है, और उनका नाम हुआ क्या, खरावेला। और खरावेला के बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमने देखा था हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस, देखा था। हाँ, क्या हो गया भाई, मिट क्यों गया ये,
चल जा भाई, ठीक है, एक सेकेंड, तो आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा था हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्फा या फिर रानी गुम्फा इंस्क्रिप्शन भी आपको दिखेगा, तो वो खरावेला से एसोसिएटेड है। यहाँ पे हमने देखा था उदयगिरी और खंडगिरी की केव्स, उदयगिरी और खंडगिरी जो कि अलग हैं, उदयगिरी केव्स ऑफ मध्य प्रदेश, ये उदयगिरी और खंडगिरी की केव्स जो हैं आपकी अलग हैं। तो ये जो उदयगिरी और खंडगिरी की केव्स हैं ये एसोसिएटेड है किससे, क्या हो रहा है इसको ये, ठीक है। तो जो ये उदयगिरी और खंडगिरी की जो केव्स हैं किससे एसोसिएटेड है, आपकी जैनिज्म धर्म से एसोसिएटेड हमने देखा था ये, ठीक है। एंड जैनिज्म एंड बुद्धिज्म दोनों से मेनली एसोसिएटेड है। वैसे तो बनवाई थी खरावेला ने बनवाई थी, जो कि छेदी डायनेस्टी के रूलर थे, और ये सब आमी चीज़ें हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से मिलती हैं। तो ये छोटी छोटी यहाँ पे डायनेस्टीज रूल कर रही थी, उसी टाइम से पे यहाँ से अटैक हो रहे थे। अटैक इन दी सेंस देखो यहाँ पे कि अगर आप थोड़ा सा ज्योग्राफी समझने की या फिर यहाँ पे क्या चल रहा था, तो यहाँ पे आपके शाकाज थे, यहाँ पे इंडो स्काइथियन और शाकाज एक ही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये ईरान की एक ऐसे समझ सकते हो, ईरान की डायनेस्टी या फिर ईरान के लोग हैं ये, जो यहाँ तक आ चुके थे। यहाँ पे यूचीज़ या फिर तोचारियंस के नाम से जानते हैं, यहाँ पे कुशान्स रूल कर रहे थे, इन्हीं को हम बाद में कुशान के नाम से जानते हैं। ये आपका यहाँ पे होता है बख्तारियन किंगडम। ये जो आपके स्काइथियंस होते हैं, जो स्काइथियंस होते हैं ये कुछ इस रीजन में थे आपके स्काइथियंस, ठीक है। स्काइथियंस कुछ इस पर्टिकुलर यहाँ पे थे, और ये जो इंडो ग्रीक्स थे ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान में थे, जिसको कि हम बख्तारियन रीजन के नाम से जानते हैं। तो इंडो स्काइथियंस क्या है, एक्सपैंड होना चाह रहे थे क्योंकि इनको भी ऊपर से प्रेशर आ रहा था। यहाँ पे चाइना में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन चुकी थी, जिसकी वजह से इंडो स्काइथियंस ने ग्रीक से बोला ये चल खिसक, ठीक है। तो इनको खिसकने के लिए बोला, नहीं इनको शिफ्ट होना पड़ा इनकी वजह से, स्काइथियंस की वजह से, क्योंकि ज़्यादा पावरफुल थे इंडो ग्रीसी कंपैरिजन में। तो इन्होंने इनसे बोला, यहाँ पे जो आपकी ये सेलिसिड डायनेस्टी की थी कि भाई तुम किसको बोले, हम खिसक तो नहीं पाएंगे, तो उन्होंने बोला चल साइड हटो फिर। तो साइड दिया इनको, ये इंडो ग्रीक सबसे पहले हिंदू कुश क्रॉस करके आए। धीरे धीरे देखेंगे ये स्काइथियंस भी आए, जिनको शाकाज के नाम से जानते हैं, फिर देखेंगे कि आपके ये कुशांस भी आए। तो ये यहाँ से आए हैं, सेंट्रल एशिया से, इंडिया में इन सब ने इन्वेजन किया है एक एक करके। सबसे पहले हम इसके बारे में तो पढ़ चुके हैं, जो इंडो ग्रीक्स है। अब किसके बारे में पढ़ने वाले, शाकाज, ठीक है, जिनको कि स्काइथियंस के नाम से जानते हैं, जिनको कि हम स्काइथियंस के नाम से जानते हैं, ठीक। अब इनकी टोटल 5 ब्रांचेस थी, कहाँ कहाँ पे थी हमें ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान रखिएगा कि इनको शाकाज को हराया था, शाकाज को हराया था एक रूलर थे जिनका नाम था विक्रमादित्य परमार, और वहीं से विक्रम संवत की शुरुआत होती है 57 BC में, ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ है यहाँ पे, जिस पे हमारे जो कैलेंडर हैं वो बेस्ड रहते हैं, जो हिंदू कैलेंडर से, उनकी अगर बात करें। इनकी कैपिटल क्या थी, उज्जैन के राजा थे, इन्होंने शाकाज को हराया था, ऐसा माना जाता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और शाकाज ने ही ये माना जाता है कि क्षत्रपा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। ये क्षत्रपा सिस्टम क्या है, तो क्षत्रपा सिस्टम है मिलिट्री गवर्नरशिप। मिलिट्री गवर्नरशिप का मतलब ये है कि आपने अभी तक देखा होगा कि किस तरह से कोई भी नई डायनेस्टी सेटअप होती है तो उस डायनेस्टी का जो रूलर होता है उसी का ही एक मिलिट्री कमांडर होता है, जिसको हत्या करके नई डायनेस्टी सेटअप कर देता है। तो फिर और राजा का बेटा यूजुअली अच्छा राजा बनता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये सिस्टम स्टार्ट किया गया कि जो राजा है वो अपने मिलिट्री गवर्नर को ही थ्रोन पे बिठा के थ्रोन से नीचे उतरेगा, दैट इज क्षत्रपा सिस्टम। इसको इंट्रोड्यूस किया था शाकाज ने। इनके फेमस रूलर रहे रुद्रदमन दी फर्स्ट, जो कि काफ़ी ब्रांचेस थी, अभी मैंने बताया आपको टोटल 5 ब्रांचेस थी, उसमें ये वाली जो ब्रांच थी यानी कि गुजरात के जो आसपास में थी, वहाँ पे एक रूलर थे रुद्रदमन दी फर्स्ट। इनसे एसोसिएटेड है एक जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है, जो कि गिरनार हिल्स में आपको देखने को मिलेगा, नोन एज गिरनार नहीं, गिरनार हिल्स हैं आपकी गुजरात में। वहाँ पे ये लिखा हुआ है, इन्होंने एक लेक है सुदर्शन लेक, इसको रिपेयर करवाया था। अब अगर कभी पूछ ले सुदर्शन लेक बनवाया किसने था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ये बना था, पुष्यगुप्त वैश्य ने बनवाया था, ठीक है। पुष्यगुप्त वैश्य ने इसको बनवाया था, किसके टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन में कोई भी हो, ठीक है, दोनों नहीं होगा, ठीक है, चाहे तो चंद्रगुप्त मौर्य या तो पुष्यगुप्त वैश्य। और बाद में स्कंदगुप्त भी ये देखेंगे, इसको रिपेयर करवाते हैं इस लेक को, ठीक। तो रुद्रदमन जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, रुद्रदमन से। इसके बाद आते हैं पार्थियंस, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। आफ्टर शाकास के बाद आते हैं पार्थियंस, वहीं सेंट्रल एशिया से आता है। और उसके बाद आते हैं कुशांस, जिनको कि हम यवचीस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, यवचीस या फिर तोचारियंस। तोचारियन जगह का नाम है, तो यवचीस ऑफ तोचारियन के नाम से भी जानते हैं। कैपिटल थी पेशावर, देन मथुरा शिफ्ट हुई थी कैपिटल। और ये जो है ये लोग काफ़ी ट्रेड, क्योंकि ट्रेड इनका मेन पर ट्रेड काफ़ी फ्लरिश किया आफ्टर द मौर्यन एम्पायर। तो यहाँ पे एक दक्षिण पथ हुआ करता था, यहाँ पे एक दक्षिण पथ हुआ करता था, एक सेकेंड,
यहाँ पे एक दक्षिण पथ हुआ करता था इस तरह से जो नॉर्थ वेस्टर्न को लिंक करता था, और एक इस तरह से हुआ करता था उत्तर पथ। तो जहाँ उत्तर पथ और दक्षिण पथ दोनों मिलते थे उस जगह का नाम था आपका कन्नौज। उस जगह का नाम था कन्नौज, ध्यान रखिएगा। इसी कन्नौज में हम अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे किस तरह से इसके लिए फाइट होती है जहाँ पे उत्तर पथ और दक्षिण पथ मीट करता है। अगेन दक्षिण पथ क्या है, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को लिंक कर रहा है साउथ इंडिया से, और जो आपका उत्तर पथ क्या है, उत्तर पथ है जो कि हमारा ईस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया को लिंक कर रहा है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से। तो इस टाइम पे एग्जिस्ट करता था उत्तर और दक्षिण पथ। अब कैपिटल इनकी क्या थी समझ गया आप। देवर कंसिडर एज सन, मतलब खुद को सन ऑफ गॉड बताते थे, किंग ऑफ किंग्स बताते थे। कटफीसेस यहाँ पे पहली डेंसिटी का रूल रहा। मोस्ट पावरफुल रूलर यहाँ पे थे कनिष्क, जिनको कि दूसरा अशोक के नाम से जाना जाता है। इन्होंने चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल को बौद्ध संगीति को पैटर्नाइज किया था, जहाँ पे हीन और महायान दो फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म आए थे, और ये फॉलो करते थे किसको, महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को, जिसमें हमने देखा था बोधिसत्वस के कॉन्सेप्ट आते हैं। ठीक है, इसी में ये आते हैं हमारे कौन, इसी में ही आते हैं हमारे बोधिसत्व, है ना, जो कि निर्वाण के पाथ में निर्वाण को अचीव नहीं किए, सो दैट वो बाकियों को निर्वाण अचीव करवाने में उनकी हेल्प कर सकें। प्लस महायाना जो फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है, ये आइडल वर्शिप में बिलीव करते थे, जो जापान और साउथ कोरिया वगैरह में आपको देखने को मिलता है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे। सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स किसने इंट्रोड्यूस किए, इंडो ग्रीक्स ने। फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द कॉइन्स एट्रीब्यूटेड टू किंग्स, इंडो ग्रीक्स ने। गोल्ड कॉइन किसने प्योरेस्ट फॉर्म में सबसे इंट्रोड्यूस करवाया, कुशांस ने। सिल्क रूट, जो एंशियंट सिल्क रूट है उसको कंट्रोल करते थे ये। इम्पैक्ट अगर बात करें, इम्पैक्ट क्या रहा इनका इंडियन सोसाइटी में, तो ध्यान रखिए जितने भी ये सेंट्रल एशिया से आए, चाहे वो ग्रीक्स हो, स्काइथियंस हो, कुशांस हो, ये इंटीग्रेट हो गए। इस तरह से इन्होंने किसी भी तरह से अपने धर्म को फोर्स नहीं किया इंडिया में, ये इंडिया में ही समा गए। ठीक है, हो सकता है कि आप आज में यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है वो उनके जो रूट्स हों वो इसी से ही हों। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इनमें से काफ़ी सारे रूलर थे जिन्होंने जो क्षत्रिय धर्म है उसको अपना लिया था। पॉटरी की अगर बात करें तो रेड वेयर की तरह चलती थी, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पॉटरी वगैरह, वो ये हमारा हड़प्पन और वैदिक एज तक ही इंपॉर्टेंट रहता है। इम्पैक्ट की अगर बात करें तो इन्होंने हॉर्समैन जो टेक्निक है, हॉर्समैन आप देखते होंगे ना घोड़े में, मतलब जो प्रोफेशनल जो हॉर्समैन टेक्निक्स हैं, टर्बन है, जो पगड़ी है, शेरवानी, वो सब इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लीजिए थोड़ा सा। पॉलिटी की अगर बात करें तो क्षत्रप सिस्टम को ये भी फॉलो करते थे, जिसको कि शाकाज ने या फिर स्काइथियंस ने इंट्रोड्यूस किया था। शिव और बुद्धा की वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया था। बुद्ध चरित्र जो है इन्हीं के टाइम पे लिखी थी अश्वघोष ने, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वैसे तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लिटरेचर दिव्यदान और महावंश, ठीक है, महावेत्री नहीं, ठीक है, महावंश और दिव्यदान। काम सूत्र लिखी गई थी इन्हीं के टाइम पे, कुशांस के टाइम पे। किसने लिखी थी, वात्स्यायन ने लिखी थी। मेडिसिन की एक किताब थी चरक संहिता, चनक संहिता, चरक संहिता, और वो लिखी थी चरक ने। और सुश्रुत ने लिखी थी आपकी, या फिर लिखी नहीं थी कोई किताब, ध्यान रखिएगा, इनको फादर ऑफ सर्जरी कंसिडर किया जाता है। वो इन्हीं के टाइम पे ही, इन्हीं के कंटेम्प्रेरी थे कुशांस के ही, चरक और सुश्रुत दोनों लोग। चरक फादर ऑफ मेडिसिन और सुश्रुत फादर ऑफ सर्जरी। ठीक है, तो ये भी चीज़ें हो गई हमारी ख़त्म, और कुछ यहाँ पे तो नहीं बच रहा है। सुंगा, कनवा, सातवाहना ये इंडिया में ही थे, इंडिया में ही यहाँ पे पोस्ट मौर्य है। और ये सब जो थे, फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ सो दैट चीज़ें रिवाइज हो जाएं। तो हमने लेक्चर में क्या क्या देखा, जो पोस्ट मॉडर्न, मौर्य वाला तो क्लियर हो गया होगा, थोड़ा पोस्ट मॉडर्न हो सकता है दिमाग में वो खिचड़ी टाइप पकी हो, तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि लास्ट मॉडर्न रूलर थे बृहद्रथ। इनकी हत्या किसने करी थी, पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश की स्थापना करी, बेटे का नाम अग्निमित्र, पतंजलि इनके कंटेम्प्रेरी थे। ठीक है, और महाभाष्य उन्होंने लिखी थी। अग्निमित्र, मालविका और अग्निमित्र के बीच की लव स्टोरी है वो। देन उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आती है, कन्वा डायनेस्टी आती है। ठीक है, कन्वा वासुदेव फाउंडर थे, जिन्होंने अग्निमित्र उनके जो लास्ट रूलर थे उसकी हत्या करी थी, कन्वा डायनेस्टी फाउंड की थी। उसके बाद हमने पढ़ा था सातवाहना डायनेस्टी के बारे में, जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सातवाहना यहाँ पे महाराष्ट्र रीजन में। कैपिटल क्या थी इनकी पाटलिपुत्र थी, और इनकी क्या थी, विदिशा मध्य प्रदेश में। और इनकी बात करें, सातवाहना पैठान या फिर प्रतिष्ठान कैपिटल थी। ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे, जैसे पुष्यमित्र शुंग भी ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे, बट पैटर्नाइज भी किया। केव्स बिल्ड करी, किसके लिए, बुद्धिज्म के लिए। अजंता एंड एलोरा भी इन्होंने बिल्ड करवाया। सातवाहनाज ने गौतमी पुत्र सिमुख फाउंडर थे। गौतमी पुत्र सतकर्णी इसके सबसे पावरफुल रूलर थे सातवाहनाज में, हमने ये देखा। ठीक है, और सबसे पहले उन्होंने लेड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। ठीक है, लेड कॉइन्स को, पैट्रियार्कल और मैट्रिलिनियल सोसाइटी थे। और उसके बाद फिर हमने देखा कि किस तरह से अब यहाँ से इन्वेजन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से होना स्टार्ट होते हैं। जितने भी इन्वेजन्स होते हैं, मुस्लिम भी इन्वेजन देखेंगे, वो हिंदू कुश माउंटेन रेंज के अलॉन्ग से ही होंगे। सबसे पहले किसने इन्वेजन किया, सबसे पहले तो ये इंडो ग्रीक्स ने इन्वेजन किया।
इंडो ग्रीक्स ने जब सबसे पहले इन्वेजन किया, हमने मिलिंद के बारे में पढ़ा, मिलिंद पन्हो देखा, नागसेन के साथ डायलॉग देखा हमने। देन इसके बाद आते हैं कौन, स्काइथियंस आते हैं, इंडो स्काइथियंस, जिनको कि हम शाकास के नाम से जानते हैं। देन इसके बाद आते हैं पार्थियंस हमारे, ठीक है, पार्थियंस आते हैं। और इसके बाद आते हैं कौन, कुषाण डायनेस्टी आती है, जिनके बारे में हमने पढ़ा, सबसे प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस किए। और इन्होंने शक संवत की शुरुआत की। ये क्या लिखा है कि नहीं लिखा, नहीं तो मैं लिखवा देता हूँ, ध्यान रखना। शक संवत की शुरुआत की, जैसे विक्रम संवत 57 BC में, तो इन्होंने शक संवत की शुरुआत की 78 AD में, 78 ईस्वी में। BC AD में आई होप डिफरेंस पता होगा। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस किए। क्षत्रपा सिस्टम, जिसको कि इन्होंने मिलिट्री गवर्नमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, वो इन्होंने भी फॉलो किया कुशांस ने। और कुशाण के जो रूलर थे कनिष्क, जिनको कि सेकंड अशोक के नाम से जाना जाता है, इन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को पैटर्नाइज भी किया था। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी किसको, कुशाण को लेकर। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स और बाकी जो टेक्स्ट हैं, जैसे कि ये सुश्रुत के बारे में और चरक के बारे में, कि इनको फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जाना जाता है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। बुद्ध चरित्र जो है अश्वघोष ने लिखी थी इन्हीं के टाइम पे, वो भी हमने पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मौर्य एंड पोस्ट मौर्य होता है ख़त्म। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे हमारा जो सेकंड लास्ट लेक्चर होगा गुप्तास के बारे में। ऑलराइट, थैंक यू। ये आपको जो PDF है वो कहाँ पे मिल जाएगी, वो आपको मिल जाएगी परमार SSC टेलीग्राम चैनल में, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से जाके आप परमार SSC टेलीग्राम में क्या कर सकते हैं, इनको डाउनलोड कर सकते हैं, इस फॉर्मेट में भी और प्रिंटेबल फॉर्मेट में भी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। थैंक यू।